ठीक है। 13वां चैप्टर है बुद्ध काल में राज्य और वर्ण समाज। ठीक है। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कब हुई है वो भी पता है अच्छे से, और पता है वो कौन सी परिस्थितियां थी जिस समय धार्मिक आंदोलन चलाए गए प्राचीन काल में और दो नए धर्मों का उदय हुआ, है ना। एक हमने ये बताया था कि 1000 बीसी के आसपास का जो समय है ये एक परिवर्तन का समय माना जाता है। इस समय लोहे के प्रयोग की शुरुआत होती है, धीरे धीरे समय बदलता जाता है और पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत या सीधे सीधे बोले पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में जो घने जंगल हुआ करते थे उनको काटकर खेती का विस्तार किया गया। लोगों के अधिशेष उत्पादन में भी वृद्धि हुई, जिसकी वजह से अब एक कबीलाई जो समाज कभी हुआ करता था वो कबीलाई समाज की जो नींव थी वो धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। अब वो कबीलाई समाज एक राजा के रूप में या राज्य के रूप में स्थापित होने का प्रयत्न करेगा। ठीक है। वो राज्य जहां पर एक किले की जरूरत पड़ेगी, एक किले के लिए कि रखवाली करने के लिए सैनिकों की भी जरूरत पड़ेगी, सैनिकों को सैलरी भी देनी पड़ेगी, उसके लिए राजस्व वसूली करनी पड़ेगी। राजस्व वसूलने में समस्या नहीं आएगी क्योंकि इस समय उत्पादन में भी अधिशेष उत्पादन हो रहा है, उत्पादन में अच्छी खासी वृद्धि भी हो चुकी है। ये दौर है कुछ ऐसा। ठीक है। इस समय में आप देखेंगे ना तो कई सारे गणराज्यों की चर्चा मिलती है। जैसे हमने आप लोगों को बताया है गौतम बुद्ध के समय में जैसे 6 महानगरों के बारे में भी हमने आप लोगों को बताया था, है ना। गौतम बुद्ध के समय में 6 महानगरों का उल्लेख हमने बताया था। गंगा घाटी के गणराज्यों की भी चर्चा हमने करी है ना। कुछ ऐसी चीजें हमने बताई है आपको। फिलहाल सीधे चैप्टर पे ही आते हैं और चैप्टर में भौतिक जीवन जो उत्तर भारत में विशेष करके पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में लोगों का भौतिक जीवन है उसकी जानकारी अगर हमें चाहिए तो हमें कहाँ से मिलेगी? पाली ग्रंथों से मिलेगी, संस्कृत के सूत्र साहित्य से भी मिल जाएगी और इसके अलावा पुरातात्विक साक्ष्यों से भी मिल सकती है। ठीक है। इस समय के 3 सोर्स रहे हैं। ठीक है, ये हमें याद रखने हैं। इसके अलावा पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में हमको क्या मिलता है? ईसा पूर्व 6ठी सदी में उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड अवस्था की शुरुआत होती है। इस समय मतलब 6ठी शताब्दी बीसी के आसपास में हमको क्या देखने मिलता है? NBPW वाला समय तो मालूम होने लगता है। ठीक ना। इसको हम NBPW बोलते हैं, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड बेयर बोल सकते हैं। मृदभांड जो था ये मृदभांड कैसा था? उत्तरी काला पॉलिशदार मृदभांड कैसा था? तो ये भाई बहुत चिकना था, चमकीला भी था। इसकी बनावट जो थी वो उत्कृष्ट कोटि की थी। इसका उपयोग धनवान लोग करते थे। किसके लिए? भोजन पात्र के रूप में करते थे। ठीक है, भोजन पात्र के रूप में यूज किया जाता था। इसके साथ साथ आमतौर पर लोहे के भी उपकरण पाए गए। लोहे के जो उपकरण रहे हैं वो कैसे रहे हैं? शिल्प कर्म के रहे हैं और कृषि कर्म के भी रहे हैं। शिल्प कर्म में सिर्फ लोहार नहीं आता है, बढ़ई, लोहार, कुम्हार, है ना, सुनार, सोने का काम करने वाले सब लोग आते हैं इसमें, ध्यान रखना है। तो सबके अपने अपने औजार होते हैं। ठीक है। इसी काल में धातु मुद्रा का प्रचलन भी शुरू हुआ। धातु मुद्रा का प्रचलन इसी दौर में शुरू होता है। इसी समय पकी ईंटों और दल्लेदार कुओं का प्रयोग इस काल के मध्य में मतलब ईसा पूर्व 3वीं सदी में शुरू हुआ। तो इस समय हमें याद रखना है ईसा पूर्व 3वीं सदी में छल्लेदार कुओं और किसकी पकी ईंटों का प्रयोग शुरू हुआ था। इस समय जो एक अभी धातु मुद्रा का प्रचलन की बात हो रही है, धातु मुद्रा कौन सी है? भारत की सबसे पहली मुद्रा भारतीय इतिहास में पंचमार्ग सर। चांदी के बने होते थे। आहत, चांदी प्लस तांबा का ईयरफोन बहुत आवाज कर रहे हैं। ठीक है। इस काल में गंगा के मैदानों में नगरीकरण की शुरुआत हुई। गंगा के मैदान में नगरीकरण का जो दौर शुरू हुआ है इसके अपनी विशेषता है। अब ये मत भूल जाना कि नगरीकरण की शुरुआत तो पहले भी हो चुकी थी। तो जो नगरीकरण की शुरुआत पहले हुई थी वो सिंधु घाटी सभ्यता में हुई थी, सिंधु के क्षेत्र में हुई थी, गंगा के मैदान वाले क्षेत्र में नहीं हुई थी। गंगा के मैदानी क्षेत्र में आर्यों का आगमन हुआ था, लेकिन आर्य संस्कृति जो थी वो कैसी थी? कबीलाई संस्कृति थी, ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक है। उनका जीवन यापन का तरीका भी नॉर्मल था, पशुपालन। लोहे के प्रयोग ने भारतीय समाज में क्रांति ला दी थी। इस लोहे के प्रयोग ने लोगों को जीवन जीने के तरीके में भी बदलाव किया और लोहे के प्रयोग
के कारण ही भारत में द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत मानी जाती है। द्वितीय नगरीकरण के दौर की शुरुआत भी होती है इसी लौह युग के कारण। नगरीकरण के लिए प्रमुख तत्व क्या क्या हैं? सर उपजाऊ मैदान और सब लोहे का खोज। नगरीकरण के तत्व क्या क्या हैं? देखिए, लोहे के प्रयोग ने कृषि अधिशेष को बढ़ावा दिया। कृषि अधिशेष, तो कृषि अधिशेष होने से क्या हुआ? किसानों को अपनी अनाज या अपने उत्पादन को शहरों में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा, या फिर बोले तो उनको शहरों की ओर घूमना भी पड़ा। ठीक है। एक दूसरा है गैर कृषक वर्ग का उदय। गैर कृषक वर्ग क्या है? अरे सब लोग खेती नहीं कर रहा है, कुछ लोग खेती कर रहे हैं, बाकी क्या काम करते हैं? जुलाही कोई दुकान खोल के बैठा है, चाय का, सब्जी का, है ना, पपड़ी का, सपड़ी का, चाट का, समोसा का, है ना, मिठाई वाला, कपड़ा वाला, ये सब भी। कोई उधार देने के लिए सिर्फ मार्केट में बैठा हुआ है, वो भी है आपका, वो भी गैर कृषि काम में लगा हुआ है। तो सबके अपने अपने काम हो गए। तो गैर कृषक वर्ग का उदय, गैर कृषक वर्ग जो रहा है वो नगरों में ही आपको मिलेगा। एक और है घनी आबादी। घनी आबादी क्या है? घनी आबादी जो रही, ये काम की तलाश में शहरों की ओर निकले, वहां पे विभिन्न प्रकार के काम कर रहे थे, तो वो नगरों का विकास वहां हुआ। फिर श्रम का विभाजन, श्रम का विभाजन या विशेषीकरण। एक और अधिशेष का उत्पादन, अधिशेष के उत्पादन और वितरण के लिए पूर्णकालिक शासक वर्ग और प्रशासक वर्ग। पूर्णकालिक शासक वर्ग, अधिशेष उत्पादन एवं वितरण के लिए शासक और प्रशासक वर्ग। ठीक है, एक ये भी कारण है, तत्व है। इसका क्या मतलब है? ठीक है। एक और है सुव्यवस्थित कर प्रणाली। आज हम रोड टैक्स देते हैं, है ना, आज हम रोड टैक्स देते हैं, सर्विस टैक्स देते हैं, है ना, देते हैं कि नहीं देते हैं? सुव्यवस्थित कर प्रणाली हो गई। व्यापार वाणिज्य, बाट माप प्रणाली, ठीक है, और मुद्रा व्यवस्था। मुद्रा व्यवस्था का क्या मतलब? यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम कहीं ना कहीं होगा। फिर इसके अलावा वर्ग वैषम्य। वर्ग वैषम्य क्या है? समाज में जैसे उत्तर वैदिक काल में हमने देखा था, समाज में छुआछूत है, वर्ण विभाजन है ना, वर्ण विभाजन भी जन्माधारित रहा है। यहाँ पे कोई वर्ग वैषम्य वाली स्थिति नहीं है। जैसे किसी शहर में आप वर्ण व्यवस्था को देखते हैं क्या? गांव में देखते हैं, गांव में अलग मामला है, शहरों में अलग मामला रहेगा। तो वर्ग वैषम्य क्या है कि ये वर्ग वैषम्य भी नगरीकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। और क्या है? शिक्षित वर्ग, शिक्षित वर्ग और लिपि, ये हो गया। इसके अलावा और क्या है? एक है आपका समुन्नत धार्मिक व्यवस्था, समुन्नत धार्मिक व्यवस्था और स्मारकीय भवन। स्मारकीय भवन का मतलब है बिल्डिंग।
सरकारी बिल्डिंग हो, किसी का मकान हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग कहाँ देखने को मिलेगी? शहर में, नगर में। नगरों में देखने को मिलेगी, शहरों में देखने को मिलेगी। ठीक है। अच्छा, गौतम बुद्ध के समय में कुछ गणतंत्र रहे हैं। एक जैसे गणतंत्र का नाम हमने आप लोगों को पहले भी बता रखा था, वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ। शस्त्रोपजीवी संघ के बारे में हमने आपको पहले भी बता रखा था। ये क्या था भाई? यहाँ के लोग कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, शस्त्र, इन सब के द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। चाणक्य ने इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ कहा, है ना। अब ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है कंबोज एरिया में, है ना, कंबोज के क्षेत्र में पड़ता था। एक दूसरा भी है जिसका नाम है राज शब्दोपजीवी, राज शब्दोपजीवी संघ। यहाँ के जो राजा लोग रहे ना, यहाँ पे ये ऐसे गणराज्य रहे हैं जहाँ पर लोग राजा की उपाधि धारण करते थे। ऐसे राज्यों के बारे में देखा जाए तो इसमें आपको लिच्छवी मिल जाएगा, वज्जी मिल जाएगा, मल्ल मिल जाएगा। ठीक है ना। सर इसमें 3 गणतंत्र आएंगे। कौन कौन से हैं? लिच्छवी, आपका वज्जी और मल्ल है। एक और इसका नाम है, जैसे हमने आपको पहले भी बता रखा है, कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमार गिरी के भग्ग, सुमसुमार पर्वत भी बोल सकते हैं, सुमसुमार गिरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि गिरी का अर्थ होता है पर्वत। ठीक है। अलकप्त के बुली हैं, केशपुत्र के कालाम हैं, रामगाम के कोलिय हैं, कुशीनारा के मल्ल और पावा के भी मल्ल हैं, पिपली वन के मौर्य हैं, वैशाली के लिच्छवी। ठीक है। अच्छा, वैशाली को एक नाम दिया गया है ना पुराणों में, क्या नाम दिया गया था? सर विशालपुरी भी। वैशाली को मगधमपुरम कहा जाता था। ठीक है, पुराणों में। ठीक है, सॉरी, सुत्त निपात में वैशाली को क्या कहा गया है? मगधमपुरम कहा गया है। ठीक है। वैशाली में लिच्छवियों का शासन था। बुद्ध के समय मान के चलिए ये सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली गणराज्य हुआ करता था, है ना। पढ़ लीजिए, याद रखना भाई। अच्छा, लिच्छवी वज्र संघ में सबसे प्रमुख रहा है। वैशाली सबसे बड़ा शक्तिशाली गणतंत्र रहा है, और इसमें जो आपका लिच्छवी रहा है, लिच्छवी वज्र संघ में सबसे प्रमुख माना जाता है। इसकी राजधानी थी वैशाली। वैशाली कहाँ है? मुजफ्फरपुर जिला का बसाड़ नामक क्षेत्र वाला एरिया है। महावग्र जातक में बताया गया, महावग्र जातक है एक, महावग्र जातक में बताया गया कि वैशाली एक धनी, समृद्धशाली और घनी आबादी वाला नगर था। ठीक है। यहीं पर लिच्छवियों ने गौतम बुद्ध के निवास के लिए कुटागार शाला का निर्माण भी करवाया था। एक चीज और याद रखना, कुटाग्र शाला जो है ना, तो क्या बोले थे? कुटाग्र शाला, कुटाग्र शाला में क्या होता था? कुटाग्र वाद विवाद। हाँ, वाद विवाद से संबंधित स्थल था कुटागार शाला या कुटाग्र शाला। ठीक है। और एक मिथिला के विदेह भी हुआ करते थे। ठीक है। पतन क्यों हुआ था? गणराज्यों का पतन का कारण क्या रहा है? गणराज्यों के पतन का कारण क्या रहा है? कारण रहा है उच्च पदों का आनुवंशिक होना, आनुवंशिक होना, उच्च पदों का आनुवंशिक होना, गणराज्यों की आपसी फूट, आपसी फूट, ये भी एक रहा इसका कारण। और एक कारण है राजतंत्रों की विस्तारवादी नीति, राजतंत्रों की विस्तारवादी नीति, है ना। ये इसके कुछ कारण रहे हैं। सर उच्च पदों का क्या लिखे हैं? उच्च पदों का आनुवंशिक होना। तो सेकंड में क्या है? गणराज्यों की आपसी फूट, गणराज्यों की आपसी फूट। ठीक है। ईरानी आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा, यह हमने पढ़ लिया है। यूनानी आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा, यह भी हमने पढ़ लिया है, पढ़ लिया ना। यूनानी आक्रमण से हमको क्या क्या मिला? राजनीतिक एकता की स्थापना हुई यूनानियों के आक्रमण से। और याद रखना, मत भूलना, यूनानियों को आकर्षित किया था ईरानियों ने।
यूनानियों के भारत पर, भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण का कारण था ईरानी प्रभुत्व। ठीक है, चल ठीक है, तो कई सारे कारण रहे हैं। अब सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ा था? चलो अनन्या। सर नगरों का विस्तार हुआ, छोटे छोटे जो राज्य थे, छोटे छोटे राज्य थे जिसको सिकंदर ने मिला लिया, और इस प्रकार जो चंद्रगुप्त का जो डायनेस्टी था उन लोगों को विस्तार करने में आसानी हुई, नगरीकरण को बढ़ावा मिला। ठीक और है, सर सिकंदर के अभियान से जल मार्गों के द्वार खुले। गांधार शैली का विकास, अमुक शैली के सिक्कों का प्रचलन शुरू, वेरी गुड, प्राचीन सिक्कों का मामला। ठीक है, आगे सपना। इतिहासकारों का आगमन हुआ। किसका आगमन हुआ? हाँ, इतिहासकारों का भी आगमन। वेरी गुड। इतिहासकारों का। सर उपनिवेश। भारत के जनांकीय स्वरूप में परिवर्तन हुआ था। ये सिकंदर के आक्रमण की देन रही है। नगरीकरण के तत्व चाहे जो भी रहे हों, उसमें सीमितता भी रही है, ये बात भी याद रखनी है। अभी हमने दो नगरीकरण अगर पढ़े हैं तो दोनों नगरीकरणों में अंतर क्या क्या रहे हैं? दोनों नगरीकरणों में अंतर क्या क्या रहे हैं? अगर हम सिंधु सभ्यता की एक तरफ बात करें, इंडस वैली की बात करें, और दूसरी तरफ हम द्वितीय नगरीकरण की बात करें, तो दोनों में क्या क्या अंतर रहे होंगे? आधार अगर हम बनाते हैं भौगोलिक क्षेत्र, तो भौगोलिक क्षेत्र के मामले में भी अंतर रहा है। अरे जहां सिंधु सभ्यता का विकास उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हुआ, वहीं पर दूसरा नगरीकरण गंगा के मैदानी क्षेत्र में हुआ, मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में, और खास करके बोला जाए पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में हुआ। भौगोलिक आधार ये रहा। धातु को आधार अगर बनाया जाए तो, धातु को अगर आधार बनाया जाए तो अंतर है दोनों में। सिंधु सभ्यता के नगरीकरण के दौर में तांबे के धातुओं का प्रयोग किया जा रहा था। दूसरा नगरीकरण जब हुआ तो यहां पर लोहे के हथियारों का, औजारों का प्रयोग किया गया, धातु प्रयोग का आधार हुआ। सिक्कों के प्रयोग का भी आधार देखा जाए, सिक्कों के प्रयोग को भी एक आधार अगर माना जाए, इसके मामले में क्या कहेंगे आप लोग? ये सर उस टाइम में मोहरे चलती थी सिंधु घाटी सभ्यता, अब और इस टाइम आहत से कैसी मोहरें थी? मोहरों कैसी थी, कैसे बने थे? पकी मिट्टी की मोहरे। मिट्टी की थी सर, सिर्फ मिट्टी की थी। सेलखड़ी के पत्थरों के और कांस्य धातु के मुहरों का व्यापक प्रचलन था। इस समय मुद्राओं का मुहरों का प्रचलन था सिर्फ, ठीक है। विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग नहीं किए जाते थे, ये भी ध्यान रखना। वस्तु विनिमय प्रणाली। इसमें क्या हुआ दूसरे नगरीकरण में? एक नाम, हाँ वेरी गुड, हमने नाम सुना है आहत सिक्के, पंचमार्ग सिक्के, है ना? इनका प्रयोग हुआ दूसरे नगरीकरण के दौर में, इनका प्रचलन रहा है, ठीक है। और इनका प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में भी हो रहा था। आगे मुद्रा अर्थव्यवस्था के रूप में भी इनका विकास हुआ। वो तो बाद में जब यूनानी आए तब उलूक शैली के सिक्के ढाले जाने लग गए हमारे यहाँ, ठीक है। शहरों के बारे में अगर बात की जाए, शहरों को अगर आधार बनाया जाए या फिर शहरों की कालावधि को अगर आधार बनाया जाए तो क्या होगा? देखो कालावधि के मामले में अगर देखेंगे तो 2300 से 1750 के आसपास तक का समय है, या फिर इसको हम 1700 बोल देते हैं। 2300 से 1700 के बीच में सिंधु सभ्यता के नगरों का विकास हुआ, मतलब 600 साल का रहा है इनका, है ना। इनको देखेंगे, दूसरे नगरीकरण वाले को देखेंगे, ये शुरू ही हुए थे 600 बीसी में। 600 बीसी में इनकी शुरुआत हुई थी। और याद रखना, जहां सिंधु सभ्यता 600 साल चलने के बाद समाप्त हुई थी, वहीं पर दूसरा नगरीकरण 600 ईसा पूर्व में शुरू हुआ और कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। कालावधि को आधार बना लिया हमने। शहरीकरण की गति को आधार बनाया जाए तब, शहरीकरण की गति को अगर हम आधार बनाते हैं तब इंडस वैली सिविलाइजेशन में नगरीकरण का तीव्र गति से विकास हुआ था। सिंधु सभ्यता के नगरीकरण का विकास तीव्र गति से हुआ,
लेकिन अगर हम देखेंगे द्वितीय नगरीकरण वाले मामले को, तो इनके जो नगरों का विकास रहा है अपेक्षाकृत थोड़ा सा धीमा रहा है। शहरीकरण के स्वरूप को अगर आधार बनाया जाए, अगर स्वरूप को, शहरीकरण के स्वरूप को आधार बनाया जाए, तो स्वरूप की बात करें तो शहरीकरण का स्वरूप कैसा था? इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखेंगे तो इसमें अति विकसित स्वरूप नजर आए, अति विकसित स्वरूप नजर आए, परिपक्व स्वरूप नजर आए। जैसे जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के 3 दौर हैं। आपने सुना होगा कई सारे स्थलों से 3 स्तर के की सभ्यताओं का 3 स्तर की सभ्यताएं प्राप्त हुई हैं। एक है 2300 से 2100, दूसरा है 2100 से 1900 और तीसरा है 1900 से 1700। परिपक्व अवस्था इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो परिपक्व अवस्था है वो कौन सी है? ये वाली है। ठीक है, यहां पर देखेंगे सुनियोजित सब कुछ है ना? तो बाथरूम, किचन, पक्की नाली, पानी निकलने की व्यवस्था, स्टोर रूम, सीढ़ी, बरामदा, खिड़की, दरवाजा, पक्की सड़क। खिड़की खुलेगी सड़क की तरफ नहीं खुलनी चाहिए ना, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो जाएगी, फिर धूल मिट्टी आ जाएगा। और घर भी कैसा बनता था? ऐसे घर ऐसे बनते थे। एक दरवाजा यहाँ पे बनाया गया है, ये दरवाजा यहाँ पे है, दूसरा जो दीवार उठेगा वो यहाँ, उसका दरवाजा यहाँ पे दिया जाएगा। क्यों ऐसा था? ताकि बाहर का व्यक्ति अंदर में कौन बैठा है उस पर नजर ना रख सके, देख ना पाए। बात क्लियर? जल संरक्षण की भी व्यवस्था रही इनके पास। एक नगर रहा है, एक दुर्ग भी रहा है इनके पास। मतलब ऐसी कुछ भी चीजें आज के नगरों में जो मिलती हैं वो उनके यहाँ ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। वेंटिलेशन का विशेष ध्यान रखा है इन लोगों ने अच्छे से। पक्की ईंट का भी प्रयोग हुआ, कच्ची ईंट का भी प्रयोग हुआ। कहीं कहीं देखेंगे नालियों में, सड़कों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया, घरों में कच्ची ईंट का प्रयोग किया गया, चबूतरा भी बनवाया गया, सारी चीजें। विदेशियों की बात करें, विदेशी संपर्क को अगर आधार बनाया जाए तब उस मामले में क्या कहा जाएगा? इंडस वैली, सॉरी, दूसरे नगरीकरण में फिर क्या रहा है स्वरूप के रूप में? इस समय भौतिक जीवन पिछले के मामले में कम समृद्ध था, है ना? पिछले के मामले में भौतिक जीवन दूसरे नगरीकरण के समय में कम समृद्ध था। जैसा कि मौर्य काल में जो भी निर्माण काम हुए, मौर्य काल तक जो भी निर्माण कार्य हुए थे वो कच्ची ईंटों के हुए थे, घास फूस के बनाए जाते थे मकानों का, है ना? कुम्हरार वाला लकड़ी का बना हुआ था महल चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है ना? विदेशी संपर्कों की बात करें तो इनका जो विदेशी व्यापार था, IVC का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सिंधु घाटी सभ्यता का, इनका व्यापार चलता था मेसोपोटामिया के साथ में, मेसोपोटामिया के साथ में। तो वहीं पे द्वितीय नगरीकरण का व्यापार किसके साथ चल रहा था? द्वितीय नगरीकरण वाले का व्यापार मध्य एशिया के साथ चल रहा था और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ चल रहा था। ठीक है, बात क्लियर है? नहीं सर। नो सर। नहीं सर। अच्छा गुड़िया, ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है, नहीं डाउट है। ठीक है, अब अपने चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर बता दो अपना कहाँ से रहा है। ठीक है, चल। हड़प्पाई नगर ईसा पूर्व 1900 के आसपास तानसेन होते तो कितना अच्छा। लगभग 1400 साल तक भारत में कोई भी शहर नहीं पाया जाता है। ईसा पूर्व लगभग 5वीं सदी मध्य गंगा के मैदान में नगरों के प्रकट होने के साथ ही भारत में द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हुई। भारत में द्वितीय नगरीकरण की जो शुरुआत हुई वो 5वीं सदी में हुई है, मध्य गंगा के मैदान में नगरों के प्रकट होने के साथ हुई है। ठीक है ना, ध्यान रखना। पाली और संस्कृत ग्रंथों में उल्लेखित अनेक नगरों को खोद निकाला गया। जैसे इस समय नगर कौन से थे? कौशाम्बी, श्रावस्ती, अयोध्या, कपिलवस्तु, वाराणसी, वैशाली, राजगीर, पाटलिपुत्र, चंपा। चंपा नगर था, हमने पहले भी पढ़ा रखा है। चंपा नगर का वास्तुकार कौन था? हर एक में NBPW युग या उसकी मध्य अवस्था की बस्तियां, मिट्टी की संरचनाएं मिली। पटना में लकड़ी के लकड़कोट,
लकड़ी के लकड़कोट पटना में मिले, पैलिसेड जिसको बोलते हैं, जो मौर्य पूर्व काल 7वीं 6वीं सदी के हो सकते हैं। पैलिसेड हमको कहाँ मिले? मौर्य काल से पहले पटना में। मध्य गंगा के मैदान में लकड़ी की बाड़ाबंदी का यह पहला उदाहरण था, ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। मध्य गंगा के मैदान में लकड़ी के बाड़ाबंदी का पहला उदाहरण क्या है? पैलिसेड लकड़कोट, जो कि कहाँ पे है? पटना में है। घर अधिकतर कच्ची ईंट लकड़ी के बने होते थे। अधिकतर की बात याद रखना, सभी नहीं, अधिकतर लकड़ी और कच्ची ईंट के बनते थे, जो संभवतः मध्य गंगा के मैदानों की नम जलवायु में नष्ट हो गए। यद्यपि पाली ग्रंथों में 7 मंजिले प्रासादों का उल्लेख मिलता है, परंतु वे कहीं भी पाए नहीं गए हैं। अब तक जो संरचनाएं निकली हैं वे भव्य नहीं लगती, लेकिन अन्य भौतिक अवशेष संकेत देते हैं कि ताम्र पाषाणकालीन चित्रित धूसर मृदभांड वाली बस्तियों की तुलना में उत्तरी काला पॉलिशदार मृदभांड वाली बस्तियों की आबादी में भारी वृद्धि हुई। कुछ भी हो, पीजीडब्ल्यू वाले मामले में जो ताम्र पाषाण कालिक चित्र रहे हैं, उनके मामले में जो हम एनबीपीडब्ल्यू वाली बस्तियों को देखते हैं वो अधिक आबादी वाली रही, आबादी में तीव्रता से वृद्धि हुई है। अनेक नगर शासन के मुख्यालय थे, पर उनका मूल प्रयोजन जो भी रहा हो, अंततः वे बाजार बनाए और वहां शिल्पी वणिक आकर बसते गए। ठीक है, नगर जो थे वो शासन के मुख्यालय ही थे, बाद में वहां पर धीरे धीरे ये सब शिल्पी वणिक आकर बसते गए। कहीं कहीं तो शिल्पियों या कारीगरों की घनी आबादी हो गई। सद्दलपुत्र नाम याद रखना, कुंभकार के पास वैशाली के शहर में कुंभकारों की 500 दुकानें थी। सद्दलपुत्र कुंभकार हैं, इनके पास वैशाली के शहर में कुंभकारों की करीब 500 दुकानें थी अकेले। शिल्पी वणिक दोनों अपने अपने प्रमुखों के नेतृत्व में श्रेणियां बनाकर रहते थे। शिल्पी और वणिक जो श्रेणियां होती थी, क्या थी? श्रेणी क्या है भाई? शिल्पी और वणिक समुदायों के अपने अपने समूह होते थे। बात समझे? अपने अपने समूह होते थे। जी सर। शिल्पियों अलग अलग थी सर। हाँ, शिल्पियों और वणिकों की अपनी अपनी श्रेणियां हुआ करती थी। हमें शिल्पियों की 18 श्रेणी के शिल्पी के 18 श्रेणी का उल्लेख है, लेकिन विशेष रूप में उल्लेख किसका किसका मिल रहा है शिल्पी के रूप में? लोहार, बढ़ई, चर्मकार, रंगकार। विशेष रूप से इन्हीं चारों का उल्लेख है। वैसे तो 18 श्रेणियों का उल्लेख है शिल्पियों के, लेकिन मूल रूप से कितने हैं? 4, लोहार, बढ़ई, चर्मकार और रंगकार। ध्यान रखना बात, ठीक है। शिल्पी और वणिक दोनों नगरों में अपने अपने नियत भागों में रहते थे। ये नोट डाउन जरूर कर लेना, अंडरलाइन कर रहे हैं भाई। शिल्पी और वणिक जो थे वे नगरों में एक साथ मिलजुल के नहीं रहते थे भाई। कैसे रहते थे? उनका अपना अपना एक क्षेत्र हुआ करता था। आज के समय में सुना होगा लोहा मंडी, कपड़ा मार्केट, किताब मार्केट, है ना, मछली मार्केट, सब्जी मार्केट, दवा मार्केट, है ना, एक बिजली सामान वाला भी मार्केट है। तो सबके अपने अपने मार्केट हैं। किताब मार्केट में आप जाएंगे तो आपको किताबें मिलेंगी। बात समझ रहे हैं ना? हम जानते हैं कि वाराणसी में वैश्य या वणिक लोगों की गली थी। वाराणसी में वैश्य या वणिक लोगों की गली थी। इसी तरह हाथी दांत के शिल्पियों की भी गली की चर्चा मिलती है। हाथी दांत के शिल्पियों के गली की भी चर्चा मिलती है हमको। इस तरह श्रेणी व्यवस्था स्थानीयकरण के परिणामस्वरूप शिल्पियों में विशेषीकरण आया। हमने नगरीकरण के प्रमुख तत्व के रूप में ये विशेषीकरण भी बताया था, है ना, वर्गों का विशेषीकरण, वर्गों का व्यवसायीकरण, है ना, ठीक है। इतना ध्यान रखना, श्रेणियां जो थी वो शिल्पियों की अपनी होती थी और इनकी क्या बोलते हैं, वणिकों की अपनी होती थी। नगरों में जो क्षेत्र थे सबके अपने अपने क्षेत्र हुआ करते थे, सबके क्षेत्र निर्धारित थे। वणिकों के अपने क्षेत्र, क्या बोलते हैं, शिल्पियों के अपने क्षेत्र निर्धारित थे। अभी हमने जैसे बताया आपको, आज के समय में आप देखें तो लोहा मंडी है कहीं, है ना। आमतौर से शिल्प या दस्तकारी वंशगत थी, ये बात याद रखना है। हमने पहले भी बताया है, व्यवसाय वंशगत हो गए थे। फलस्वरूप बेटा अपने कुल का व्यवसाय अपने पिता से सीख लेता था। चलो ठीक है। शिल्पियों द्वारा बनाई गई वस्तुएं, तो शिल्पियों द्वारा बनाई गई वस्तुएं वणिक लोग दूर दूर तक ले जाते थे। 500 गाड़ी माल की चर्चा बार बार आई हुई, ठीक है। 500 गाड़ी माल की चर्चा बार बार आई हुई है। इसमें जो वस्तुएं थी, निर्यात वाली वस्तुएं, उसमें हाथी दांत की वस्तुएं होती थी, बर्तन होते थे। इस काल के सभी प्रमुख नगर नदी के किनारे और व्यापार मार्गों के पास बसे हुए थे, ये आपको याद रखना चाहिए।
सभी प्रमुख नगर जो थे वो नदी के किनारे व्यापार मार्गों के पास बसे थे और एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ठीक है, जैसे श्रावस्ती है, श्रावस्ती, कौशाम्बी, वाराणसी। जो श्रावस्ती है ना, इसका जुड़ाव किससे किससे था? कौशाम्बी और वाराणसी से जुड़ा हुआ था। वाराणसी को बुद्ध के युग में महान व्यापार केंद्र रहा है, ये आपको याद रखना चाहिए। व्यापार मार्ग श्रावस्ती से पूर्व और दक्षिण की ओर निकलकर कपिलवस्तु, कुशीनगर होते हुए वाराणसी तक गया था। सौदागर पटना में गंगा पार करके राजगीर जाते थे। ठीक है, क्या है? कसिया। ठीक है, बुद्ध काल में प्रयोग किया गया कसिया शब्द किससे संबंधित है? तो कुशीनगर से संबंधित है। ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना है। पार करके राजगीर जाते थे। वे नदी मार्ग से आधुनिक गुड मॉर्निंग सर। वे नदी मार्ग से आधुनिक भागलपुर के निकट चंपा भी जाते थे। यदि जातक कथाओं को आधार माना जाए तो वो कौशल और मगध के वणिक मथुरा होते हुए उत्तर की ओर बढ़ते बढ़ते तक्षशिला तक पहुंच जाते थे। कौशल और मगध के वणिक मथुरा होते हुए उत्तर की ओर बढ़ते बढ़ते तक्षशिला तक पहुंच जाते थे। इसी तरह वे मथुरा से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ते हुए इसको मथुरा से दक्षिण और पश्चिम की ओर बढ़ते बढ़ते उज्जैन और गुजरात के समुद्र तटीय प्रदेश तक पहुंच जाते थे। इसमें दो तरीके के प्रश्न हुए, है ना? कौशल और मगध के जो वणिक वर्ग हैं वो मथुरा होते हुए उत्तर की ओर जब निकलते हैं तो जाते हैं तक्षशिला। ठीक है, और वही अगर मथुरा से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो उज्जैन और गुजरात के समुद्र तटीय प्रदेश तक पहुंच जाते हैं। ठीक है ना? मुद्रा के प्रचलन से व्यापार को बढ़ावा मिला था। व्यापार को बढ़ावा मिला, उसके पीछे का कारण रहा है मुद्रा का प्रचलन, है ना? मुद्रा के प्रचलन ने व्यापार को बढ़ाया। और वैदिक ग्रंथों में आए निष्क और शतमान, इन पे प्रश्न पूछा गया है। मुद्रा के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन प्रतीत होता है कि वे धातु के बने अलंकरण रहे होंगे। वस्तु प्राप्त सिक्के तो ईसा पूर्व 6वीं-5वीं सदी से पहले के नहीं है। मालूम होता है कि वैदिक काल में लेन देन का काम वस्तु विनिमय प्रणाली से चलता होगा और कभी कभी पशु का व्यवहार भी मुद्रा की तरह किया जाता होगा। वस्तु विनिमय प्रणाली में जो एक समस्या थी भंडारण की, आदमी कितना सामान इकट्ठा करके रखे, कौन कौन से सामान को इकट्ठा करके रखे और कब तक रखना पड़ेगा? परिवहन की। ठीक है, हाँ, इसके अलावा फिर परिवहन की समस्या। ठीक ना? तो निष्क और शतमान ये दो मुद्राएं भाई, तो हमें ध्यान रखना है कि मुद्रा के प्रचलन ने व्यापार को बढ़ाया और उनमें निष्क और शतमान के नाम आते हैं। ठीक है, मालूम होता है वैदिक काल में लेन देन का काम वस्तु विनिमय प्रणाली से चलता होगा। कभी कभी पशु का व्यवहार भी मुद्रा की तरह किया जाता होगा। धातु के सिक्के सबसे पहले गौतम बुद्ध के समय में मिले हैं, ये बात हमें याद रखनी है। हाँ सर, तांबे आरंभ में सिक्के अधिकतर चांदी के ही होते थे। शुरुआत में जो सिक्के रहे हैं वो ज्यादातर चांदी के होते थे, हालांकि कुछ तांबे के भी मिले हैं, तांबे के भी हैं। ये सिक्के आहत पंचमार्क हुए क्योंकि ये धातु के टुकड़ों पर, आहत सिक्के जो थे, जो पंचमार्क सिक्के थे, इनके टुकड़ों पर किसके चित्र होते थे? पेड़ के, मछली के, सांड के, हाथी के, अर्धचंद्र आदि किसी वस्तु की आकृतियों पर ठप्पा मारकर बनाए जाते थे। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। इन मुद्राओं की सबसे पुरानी निधियां होर्स, सबसे पुरानी जो निधियां हैं होर्स, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध में मिली हुई हैं। यह आरंभ काल के कुछ सिक्के तक्षशिला में भी मिले हैं। आरंभ काल के कुछ सिक्के हमको तक्षशिला में भी मिलते हैं। पाली ग्रंथों से मुद्रा के प्रचुर प्रचलन का संकेत मिलता है और यह भी पता चलता है कि वेतन और मूल्य का भुगतान सिक्कों में किया जाता था। प्राचीन काल में वेतन और मूल्य का भुगतान सिक्कों में ही किया जाता था। सिक्के का प्रचलन इतना व्यापक हो गया था कि मरे चूहे का मूल्य भी सिक्कों में आंका जाता था। ठीक है ना? ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के अंत पश्चात लिखने की कला अशोक से करीब 200 साल पहले शुरू हुई। आरंभ के अभिलेख शायद पत्थर और धातु पर अंकित न होने के कारण लुप्त हो गए थे। हड़प्पा सभ्यता में जो भी कलाएं विकसित हुई थी, जो भी
लेखन कला या फिर अभिलेख जो कुछ मिले थे वो सब पत्थर पर नहीं उकेरे गए थे। कैसे वो किस पे थे? वो कला जो बनी थी वो घास फूस की बनी हुई थी, तो जो अभिलेख थे वो मिट्टियों पर उत्कीर्णित थे, है ना? ये हमें पहले ही पता है। तो वो पत्थर या किसी धातु पर नहीं होने के कारण लुप्त हो गए थे। लेखन से न केवल नियमों और कर्मकांडों का संकलन संभव हुआ है, बल्कि लेखा जोखा रखना भी आसान हो गया है। जो लेखन कलाएं, लेखन वाली वस्तुएं हमको मिले, जो अभिलेख हमको मिले हैं, उनसे हमें क्या क्या मिला है? उनसे हमें उनके नियम, उनके कर्मकांड की तो जानकारी मिल ही रही है, साथ ही साथ उनके लेखा जोखा के बारे में भी पता चल रहा है। ठीक है, आसान हो गया। व्यापार में, कर संग्रह में, बड़ी बड़ी वेतनभोगी सेना रखने में परम आवश्यक था। इसी काल में सूक्ष्म मापन विषयक ग्रंथ भी रचे गए। इसी काल में सूक्ष्म मापन विषयक ग्रंथ भी रचे गए, जिसको शूल्व सूत्र बोलते हैं। ये ग्रंथ प्रमाणित करते हैं कि इससे पूर्व लेखन कला प्रचलित हो चुकी थी। इन ग्रंथों से खेतों और घरों के सीमांकन में सहायता मिली है। शूल्व सूत्र। यद्यपि NBPW की कोई ग्रामीण बस्ती नहीं मिली है, पर इस मृदभांड के ठीकरे बिहार के मैदानों में, पूर्वी मध्य उत्तर प्रदेश के मैदानों में 400 से भी अधिक स्थानों में पाए गए। सुदृढ़। अब ये जो पाए गए NBPW कहाँ कहाँ पाए गए, ये क्षेत्र पता होना चाहिए। जैसे इन्होंने बताया, बिहार के मैदान में मिले हुए हैं, पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के मैदानों में मिले हुए हैं। सुदृढ़ ग्रामीण आधार के बिना मध्य गंगा के मैदान में शिल्प, वाणिज्य और नगरीकरण का होना हम सोच भी नहीं सकते हैं। सुदृढ़ ग्रामीण आधार के बिना मध्य गंगा के मैदान में, ये लाइन याद रखनी है, शिल्प, वाणिज्य और नगरीकरण का होना सोच भी नहीं सकते। राजा, पुरोहित, शिल्पी, वणिक, प्रशासक, सैनिक, अधिकारी, अन्यान्य कार्यकर्ता, इन सबों का शहर में रहना तब तक संभव नहीं है जब तक कि इनके भरण पोषण के लिए कर, टैक्स, बलि क्या है, नजराना, राजांश पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ना हो। टैक्स वसूले जाते थे, नजराने दिए जाते थे। ठीक है, नजराना भेंट स्वरूप मिलता था। टैक्स नियमित रूप से नियमित होते थे, नजराने नियमित नहीं थे, वो अनियमित थे। तो कर और बलि इनके भरण पोषण के लिए उपलब्ध अगर रहेगी तो राजा, पुरोहित, शिल्पी, वणिक, प्रशासक, सैनिक, अधिकारी, अन्य कार्यकर्ता, ये सब शहर में आराम से रह सकते हैं। ठीक है, चलिए। नगरवासी कृषकेतर लोगों का पेट ग्रामवासी कृषक भरते थे। नगर में जो लोग रहते थे वो खेती नहीं करते थे, इनके पेट भरने की जिम्मेदारी, या पेट भरते थे कौन? तो ग्रामीण जो कृषक होते थे। इसके बदले में ग्रामवासियों को औजार, कपड़ा, ये सब वस्तुएं नगरवासी शिल्पियों और व्यापारियों से मिलती थी। ऐसा नहीं है कि नगर वाले कुछ नहीं देते थे इनको, नगर वाले इनको कपड़ा भी देते थे। ठीक है, नगर वाले इनको कपड़ा देते थे, नगर वाले इनको औजार भी देते थे। नगर मतलब आज की तरह नगर नहीं समझना भाई, शहरी क्षेत्र समझो बस। ठीक है, तो ग्रामवासी जो उन्हें अनाज देते थे, उसके बदले में नगरवासी जो होते थे वो शिल्पियों और व्यापारियों के माध्यम से ग्रामवासी कृषकों को क्या देते थे भाई? कपड़े और औजार। औजार कौन सा? किसान आदमी कौन सा औजार यूज करेगा? फाल, कुदाल, हंसिया, खुरपा, खुरपी, फावड़ा, यही सब यूज करेगा, और क्या करेगा? नहीं, ध्यान रखना। कहा गया है कि गांव के एक व्यापारी ने नगर के एक वणिक के जिम्मे 500 हल रखे हुए थे, ऐसा बताया जाता है। अवश्य ही ये हल लोहे के फाल वाले होंगे। कौशाम्बी में NBPW में लोहे के कई औजार पाए गए हैं। कहाँ पाए गए हैं? कौशाम्बी में NBPW में लोहे के कई औजार पाए गए। औजार कौन से हैं? कुल्हाड़ी पाया गया है, बसुला बढ़ई यूज करता है, छुरी, उस्तरा जो नाई दाढ़ी बाल बनाते हैं, कील, हंसिया, ये सब पाए गए हैं। इनमें से कई तो लगभग ईसा पूर्व 6ठी-4थी सदियों के स्तरों में मिले हैं, और लगता है ये उन किसानों के इस्तेमाल के लिए होंगे जो नगदी या जिनसी कीमत चुकाकर इन्हें खरीदते होंगे। इसमें क्या खरीदने की बात चल रही भाई? बात चल रही इन सब की। ठीक है, नगदी के रूप में भी जिनसी क्या हुआ बता रहे हैं। नगदी मतलब पैसा देकर भी खरीदते हैं। आज जैसे आज के समय मेला वाला में जाते हैं ना, तो वहां पे देखेंगे तो एक तो ये है कि पैसा देकर खरीदा गया, और दूसरा है उसके वजन के बराबर हमने अनाज दे दिए या कोई और सामान दे दिया उसको, और हमको वो चीज मिल गई।
सिर्फ नगदी ही देकर लिया जाता था, ये बात गलत है। जिनसे कीमत चुकाकर खरीदा जाता था, ये बात सही है। तो नगदी या फिर जिनसी, जैसा भी सुविधा मिलती थी वैसे वो लोग काम करते थे। ठीक है। पाली ग्रंथों में अनगिनत गांव का उल्लेख है और लगता है कि नगर गांव के समूह के बीच बसते थे। प्रतीत होता है कि ऐसी संकेंद्रित ग्रामीण बस्तियां जहां सभी लोग एक जगह बसे हों, उनके खेत अधिकतर बस्ती के बाहर फैले हों। ठीक है, ध्यान रखना। सबसे पहले गौतम बुद्ध के युग में मध्य गंगा के मैदान में उभरी। पाली ग्रंथों में गांव के 3 भेद, पाली ग्रंथ में गांव के 3 भेद रहे हैं। कौन कौन से गांव थे भाई, ये आपको पता होना चाहिए। पहले कोटि के हैं वे सामान्य गांव जिनमें विविध वर्णों और जातियों का निवास होता था। ऐसे गांवों की संख्या सबसे अधिक मालूम पड़ती है। इनका मुखिया जो होता था वो कौन था, भोजक। जो सबसे बड़ा होता था, जिसमें सभी वर्ण के लोग रहते थे, है ना, पहला प्रकार है जिसका मुखिया भोजक भी होता था। ठीक है, ये चीज। दूसरा कौन सा था, ऐसे उपनगरीय गांव होते थे जिन्हें शिल्पी ग्राम भी कह सकते हैं। शिल्पी ग्राम, वाराणसी के निकट एक बढ़ई का गांव है, रथकार ग्राम है, उस समय की बात है। दूसरा ये हुआ, उपनगरीय गांव होते थे वो, शिल्पी ग्राम। ठीक है, तो ये दूसरा ये हो गया भाई, उपनगरीय गांव। अवश्य ऐसे गांव अन्य गांवों के लिए बाजार का काम करते होंगे। ये जो दूसरे नंबर के गांव थे, दूसरे प्रकार के गांव थे, ऐसे जो गांव थे वो अन्य गांवों के लिए बाजार का काम करते होंगे और नगरों को देहात से जोड़ते होंगे। तीसरी कोट में आते थे सीमांत ग्राम। सीमांत से ही हमको ध्यान होना चाहिए कि सीमा प्लस अंत, है ना, सीमाओं पर जब बसे हुए गांव हो। लेकिन सीमा किसकी है वो, ये भी कंफर्म होना चाहिए फिर। तो जंगल से संलग्न देहातों की सीमा पर बसे होते थे। किसी देश के सीमा की बात नहीं है, यहाँ पे जंगल और देहात के बीच में जो सीमाएं थी वहां पर जो बसे हुए गांव होते थे उनको बोलते थे सीमांत गांव। इन गांव के निवासी, यहाँ के जो निवासी थे, सीमांत गांव के जो निवासी थे, उसमें बहेलिया और शिकारी होते थे जो अपना आहार बटोर कर जीते थे। तो ये जो थे, इसमें बहेलिया शिकारी होते थे जो अपना आहार बटोर कर जीते थे। ये 3 प्रकार के गांव हैं। एक तो सबसे बड़ा गांव है जिसमें सब लोग मिलके रह रहे हैं, कई प्रजाति प्रकार के, कई वर्णों के लोग रहते हैं, सबसे बड़ा होता है, भोजक उसका मुखिया है। दूसरा उपनगरीय गांव है जब जिसमें एक विशेष कुछ ऐसा हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पे शिल्पी ग्राम की बात की है। ठीक है ना। और इसके अलावा इनके काम क्या रहे ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक तीसरा जो गांव है वो सीमांत गांव है। वो सीमांत गांव कहाँ पर है, किसी जंगल और देहात के सीमा पर बसा हुआ गांव है। ठीक है, वहाँ पे बहेलिया लोग रहते हैं, शिकारी लोग रहते हैं। वो अपना जो भोजन वोजन का तरीका उनका है, वो शिकार करके ही अपना भोजन इकट्ठा करते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। गांव की भूमि खेती के लिए उपयुक्त टुकड़ों में विभाजित करके हर परिवार के बीच बटी रहती थी। गांव की जो भूमि है वो खेती के लिए ही उपयुक्त थी और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया था, परिवारों के बीच में बांट दिया गया, परिवारों के बीच में भी बांटा हुआ था। हर परिवार अपने अपने हिस्से के खेतों में अपने परिवार के लोगों को या आवश्यकता अनुसार कृषि मजदूरों को भी लगाकर खेती करता था। जैसे आज के समय में करते हैं सब, अपने खेत पर अपनी खेती होगी भाई, पूरा परिवार के साथ भी मिलकर कर सकते हैं और बाहर से भी आदमी लगा सकते हैं। वो उनके स्थिति पर डिपेंड करता है, जरूरत पर डिपेंड करेगा। ठीक है, आज की तरह ही है। खेतों को घेरने, सिंचाई की नहर बनाने का काम ग्राम प्रमुख के तत्वावधान में किसान लोग मिलजुल कर लेते थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। ग्राम प्रमुख कौन है, भोजक। ठीक है, किसान अपनी उपज का छठा भाग कर के रूप में या राजांश के रूप में चुकाते थे। किसान अपनी उपज का कितना देता था, 1/6वां हिस्सा। कर की वसूली कौन कर रहे हैं, कर की वसूली सीधे राजा के कर्मचारी करते थे। ये बात भी याद रखने की जरूरत करते थे और आमतौर से किसान और राज्य दोनों के बीच में कोई दरमियानी हकदार नहीं होता था। वैसे ये बात सही है कि किसान और राज्य दोनों के बीच में कोई दरमियानी हकदार नहीं होता था। दरमियानी हकदार का मतलब बिचौलिया नहीं था। ठीक है, परंतु कुछ गांव ब्राह्मणों वणिकों को उपभोग के लिए सौंपे गए थे।
खेत के ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों को की भी सूचना जहां दासों और कृषि मजदूरों को लगाकर खेती कराई जाती थी। धनी किसान गृहपति, ये याद रखना, धनी किसान को गृहपति कहते थे। ये लगभग वैश्यों के ही एक उपवर्ग में आते थे। जो गृहपति थे वैश्यों के उपवर्ग में आते थे। इस काल में पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार में पैदा होने वाला मुख्य अनाज क्या था? इस समय चावल सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा था पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में। पाली ग्रंथों में नाना प्रकार के धान और धन खेतों का वर्णन है। इस काल के पाली और संस्कृत ग्रंथों में रोपाई का पर्यायवाची शब्द मिलता है और लगता है कि धान की रोपाई की प्रणाली बुद्ध के युग में व्यापक रूप में प्रचलित हो गई थी। धान की रोपाई या पानी में धान उपजाने की प्रणाली से उत्पादकता में बढ़ोतरी हुई। धान की रोपाई करने से या पानी में धान को उपजाने की प्रणाली से क्या हुआ? उत्पादकता में भारी बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा किसान क्या क्या उगा रहा है? जौ, दलहन, ज्वार, कपास, ईख, इन सब की भी खेती करता है। लोहे के फाल के प्रचलन के फलस्वरूप इलाहाबाद राजमहल के बीच की जलोढ़ मिट्टी की उर्वरता के फलस्वरूप खेती में भारी उन्नति हुई। लोहे का प्रयोग, ठीक है, जरूरी है। लोहे के प्रयोग के नाते उत्पादन में वृद्धि तो हुई थी, लेकिन जलोढ़ मिट्टी की उर्वरता भी एक विशेष महत्व रखती है। तो लोहे के प्रयोग और जलोढ़ मिट्टी की उर्वरता ने क्या कर दिया? इलाहाबाद और राजमहल के बीच वाले एरिया में खेती में भारी उन्नति ला दी। तकनीकी ज्ञान नगरीय ग्रामीण अर्थतंत्र की प्रगति का मूल मंत्र बन गया। जो तकनीकी ज्ञान रहा है ये क्या क्या रहा? नगरीय और ग्रामीण अर्थतंत्र की प्रगति का मूल मंत्र बन गया। कैसे बन गया मूल मंत्र भाई? हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है कि नगरीकरण कितनी तेजी से होने वाला है, नगरीकरण की व्यवस्था कैसी होने वाली है, नगरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जीवन यापन कैसे चलने वाला है, नगरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर कैसे होने वाले हैं, वगैरह वगैरह। तो ग्रामीण समृद्धि ही निर्धारित करती है कि उनका नगरीय जीवन कैसा होगा, है ना। मध्य गंगा घाटी की वर्षा पोषित जंगलों से भरे कड़ी मिट्टी वाले प्रदेश को सफाई, खेती और बस्ती के उपयुक्त बनाने में लोहे की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। लोहार जानते थे कि लोहे के औजारों को कड़ा कैसे बनाया जाए। राजघाट कहाँ है? वाराणसी में। कुछ औजारों से प्रकट होता है कि वो सिंहभूम और मयूरभंज में मिलने वाले लौह अयस्क से बनाए गए थे। जो लोहे के औजार का यूज किया जाता था, लोहार जो लोहे का औजार बनाते थे वो सिंहभूम और मयूरभंज से मिलने वाले लौह अयस्क से बनाए थे। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि लोग देश की समृद्धतम लोहा खानों से परिचित हो गए थे। इसी समय से ये लोग परिचित थे, ठीक है। आज भी इस एरिया में लोहे के खाने आपको मिलेंगी। परिचित हो गए थे और इससे शिल्पकर्म, कृषि कर्म के लिए औजारों की उपलब्धि अवश्य ही बढ़ी होगी। भौतिक अवशेषों, पाली ग्रंथों के अध्ययन से अर्थव्यवस्था की जो तस्वीर उभरती है वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तर वैदिक कालीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था से अलग है। उत्तर वैदिक कालीन जो अर्थव्यवस्था रही है वो हमको देखने को मिलती है पश्चिमी यूपी में, वेस्ट यूपी में, ठीक है। वहाँ की और इधर की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है दोनों में अंतर है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था, लेकिन इस दौर में बुद्ध के काल में लोहे का व्यापक प्रयोग शुरू हुआ, व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया, है ना। तो नगरीय क्षेत्रों का विकास भी इधर ही हुआ है। चलिए, भौतिक अवशेषों, पाली ग्रंथों के अध्ययन से अर्थव्यवस्था जो तस्वीर उभरती है वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तर वैदिक कालीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था भिन्न है और उस अर्थव्यवस्था से भी भिन्न है जो बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों के कई ताम्रपाषाण समुदायों में पाई गई है। मतलब पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश तथा बिहार क्षेत्र में बुद्ध काल में जो ग्रामीण अर्थतंत्र था वो ताम्रपाषाण कालीन, उत्तर प्रदेश और बिहार में फैले ताम्रपाषाण कालीन समुदायों या फिर ताम्रपाषाण कालीन क्षेत्रों के मामले में या उनके अर्थतंत्र के मामले में भी भिन्न था। यहाँ पर सिर्फ उत्तर वैदिक कालीन पश्चिम उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अर्थतंत्र और पूर्वी मध्य उत्तर प्रदेश तथा बिहार के ग्रामीण अर्थतंत्र की बात नहीं है, इन दोनों में ही अंतर नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जो ताम्रपाषाणिक क्षेत्र देखे गए उनमें भी अंतर हमको देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। इसी क्षेत्र में हमें समुन्नत खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था मध्य गंगा के मैदानों की जल और मिट्टी पर फैली हुई सबसे पहले दिखाई देती है। क्या? समुन्नत खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था,
कहाँ पर देखने मिलती है? मध्य गंगा के मैदान में। ऐसी अर्थव्यवस्था थी। ये समुन्नत खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था है क्या भाई? इसमें ना केवल सीधे उत्पादकों का भरण पोषण होता था, बल्कि ऐसे बहुत सारे अन्य लोगों का भी होता था जो ना किसान थे और ना ही शिल्पी थे। मतलब किसानों का तो भरण पोषण हो ही रहा था, लेकिन कृषि से अलग जो लोग व्यवसाय कर रहे थे उनका भी भरण पोषण होता था। जैसे कोई शिल्पी है, कोई कुछ वणिक वर्ग है ना, या कुछ और भी है, तो सबका भरण पोषण हो रहा था। बस समझे, समुन्नत खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ? एक किसान का, एक तरफ किसान का भी भरण पोषण हो रहा है और दूसरी तरफ उस शहरी जीवन का भी भरण पोषण करने में समर्थ है। ठीक है। इस अर्थव्यवस्था से करों की नियमित वसूली, इस अर्थव्यवस्था से क्या हुआ? करों की नियमित वसूली, लंबे समय के लिए सेना का रख रखाव संभव हो गया। इसी से ऐसी परिस्थिति पैदा हुई जिसमें बड़े बड़े जनपद राज्य बन और टिक सकते थे। मतलब कृषि का विकास ही रहा है। तो ये हमें ध्यान रखना है। सेनाओं का भारी भरकम लंबे समय के लिए सेनाओं का रख रखाव संभव कैसे हुआ है ना? करों की नियमित वसूली कैसे संभव हुई है? बड़े बड़े राज्यों का निर्माण कैसे संभव हुआ है? इन सब के पीछे का मूल कारण क्या रहा है? कृषि की उन्नत व्यवस्था, है ना। लोहे का व्यापक प्रयोग हम बोल सकते हैं, लेकिन लोहे का व्यापक प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं है, वो परोक्ष रूप से जिम्मेदार है। ठीक है भाई, जरूरी है ना कि सेना के रखरखाव के लिए राजा को, जिसकी जो भी सेना रखेगा उसको उसे सैलरी भी देनी पड़ेगी। तो सैलरी आएगी कहाँ से? टैक्स से आएगी, नजराने से आएगी, उसी सब उठा के देगा भाई। बस समझे। और सैलरी जब मिलेगी तभी सेना उतनी ही खुश होके, उतने क्या बोलते हैं, जोश के साथ लड़ेगी तो साम्राज्य विस्तार भी करेगी, है ना, क्षेत्रों को का अधिग्रहण भी करेगी। बात समझ आए ना। तो इस वजह से इन सब के पीछे कारण क्या रहा है? कृषि की उन्नत व्यवस्था। प्रशासन पद्धति देखेंगे हम। ये इस काल में हम बहुत से राज्य देखते हैं, पर उनमें केवल कोसल और मगध शक्तिशाली हुए थे। कोसल भी महाजनपद एक है ना, और एक मगध भी है। कोसल का राजा कौन है? प्रसेनजित, है ना। मगध में कई सारे वंश हुए हैं। दोनों क्षत्रिय वर्ण के आनुवंशिक राजाओं द्वारा शासित सर्वांग संपन्न राज्य थे। जातकों से अर्थात बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं से ज्ञात होता है कि जनता अत्याचारी राजाओं, उनके प्रधान पुरोहितों को गद्दी से उतार देती थी और उनकी जगह नए राजाओं को बैठा देती थी। परंतु निष्कासन की घटना उतनी ही विरल थी जितनी निर्वाचन की थी। राजा के पद की प्रतिष्ठा सबसे ऊपर थी, उसके जान माल की रक्षा का विशिष्ट प्रबंध रहता था। वह बुद्ध जैसे धार्मिक महापुरुषों के आगे ही नतमस्तक होता था। राजा प्रथमतः युद्ध नेता होता था जो अपने राज्य के लिए विजय करता था। ठीक है। बिंबिसार और अजातशत्रु इसके उदाहरण हैं। ये भी यही से संबंधित है ना, बिंबिसार और अजातशत्रु। इधर राजा अनेक अधिकारियों के साथ शासन करता था जो ऊपर से लेकर नीचे गांव के प्रधान तक क्रमबद्ध थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। उच्च कोटि के अधिकारी जो होते थे उनको बोलते थे महामात्र। वो कई तरह के काम करते थे, जैसे मंत्री, सेनानायक, न्यायाधिकारी, महालेखाकार और अंतःपुर प्रधान के काम। महामात्र के काम क्या क्या थे ये आपको पता होंगे। ठीक है, ध्यान रखना। शायद आयुक्त नाम से विद्युत अधिकारियों का वर्ग भी कुछ राज्यों में इसी तरह का कार्य करता था। एक ये महामात्र होते थे, एक होते थे आयुक्त भी। ठीक है, आयुक्त भी लगभग ऐसे ही काम, यही सारे काम वो भी करते थे। ठीक है। प्रशासन में मंत्रियों की भूमिका बड़े महत्व की थी। मगध का वर्षकार और कोसल का दीर्घ चारायण सफल और प्रभावशाली मंत्री हुए। मगध के वर्षकार हैं और कोसल का दीर्घ चारायण सफल और प्रभावशाली मंत्री हुई। ये नाम याद रखने, वर्षकार और दीर्घ चारायण जैसा। इनमें पहले ने वैशाली के लिच्छवियों के बीच फूट का बीज बोकर लिच्छवी गणराज्य पर अजातशत्रु को प्रभुत्व दिलाया था। किसने? वर्षकार ने, है ना। वर्षकार ने क्या किया था? वैशाली के लिच्छवी के बीच फूट का बीज बोकर लिच्छवी गणराज्य पर अजातशत्रु को प्रभुत्व दिलाया। और दूसरे ने क्या किया? कोसल के राजा की भारी सहायता की। जान पड़ता है कि उच्च अधिकारी और मंत्री अधिकतर ब्राह्मण या पुरोहित वर्ग से ही चुने जाते थे। सामान्यतः वे राजा के अपने गोत्र के लोगों से नहीं लिए जाते थे। जो राजा के अपने गोत्र वाले होते थे
उनसे ये क्या मंत्री अधिकारी नहीं लिए जाते, ठीक है। अब वैदिक काल में जैसा बांधव आश्रित राजतंत्र नहीं रहा है, मतलब वैदिक पीरियड में ऐसा होता था कि जो भाई बंधु बंधु होते थे उन्हीं लोगों को अपना मंत्री या अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता था, लेकिन इस समय ऐसी कोई व्यवस्था देखने को हमको नहीं मिलती, ठीक है भाई। बुद्ध काल में कौशल और मगध दोनों में चांदी का आहत मुद्रा के प्रचलन के बावजूद प्रभावशाली ब्राह्मणों और शट्टियों को पारितोषिक के तौर पर राजस्व ग्राम दिए जाते थे। कौशल और मगध में चांदी का आहट का मुद्रा तो था ही, उसका तो प्रचलन भी था, फिर भी प्रभावशाली जो ब्राह्मण और शट्टी लोग होते थे, शट्टी याद रखना, तो पारितोषिक के तौर पर राजस्व ग्राम दिए जाते थे। ये राजस्व ग्राम क्या होते हैं? कोई गांव है, उस गांव का पूरा राजस्व जो आता था उसको पूरा दे दिया जाता था, ठीक है। ऐसा करने में उन्हें अपने गोत्र के लोगों से अनुमति लेनी आवश्यक नहीं थी, मतलब राजस्व ग्राम देना है कि नहीं देना है ये बात उनको अपने रिश्तेदारों से नहीं पूछनी होती थी, ठीक है। जबकि उत्तर वैदिक काल में ये जरूरी था कि अगर ऐसा कुछ करना है तो पहले वो रिश्तेदारों से पूछते थे, लेकिन ऐसे दान में दानग्राही को केवल राजस्व वसूलने का हक दिया जाता था, शासन करने का नहीं दिया जाता था, ठीक है ना, ये भी याद रखना। मतलब राजस्व ग्राम के बारे में अगर बोला जाए, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर राजस्व वसूलने का अधिकार दिया गया था, लेकिन शासन करने का नहीं, है ना, शासन करने का नहीं। बात समझे भाई। ग्रामांचल का प्रशासन गांव के मुखिया के हाथ में रहता था। ग्रामांचल का जो प्रशासन होता था वो किसके हाथ में था? मुखिया के हाथ में। आरंभ में वह कबायली लड़ाकू टोली के नेता के रूप में काम करता था। शुरुआत में वो कैसा था? शुरुआत में अगर देखें तो जो ये मुखिया लोग होते थे ना, पहले ये क्या होते थे भाई? कबायली लड़ाकू टाइप के व्यक्ति थे, ठीक है, कबायली लड़ाकू टाइप के व्यक्ति थे। कबायली लड़ाकू टोली के एक नेता के जैसे होते थे, मतलब वो एक ग्रामणी होते थे। ग्रामणी का क्या मतलब है? ग्राम या कबायली लड़ाकू टोली का नेता। हो सकता है ऐसा भी कुछ एक शब्द भी मिल जाए पेपर में कि ग्रामणी क्या है ना, या कबायली लड़ाकू टोली के नेता को क्या कहा जाता था, ऐसे कुछ करके, तो आपको ये बात याद रखनी होगी। जब जीवन में स्थिरता आ गई और हल से खेती करने की प्रणाली जम गई, तब कबायली लड़ाकू टोली स्थायी रूप से कृषक हो गई। कबायली लड़ाकू टोली में स्थिरता तब तक नहीं आई थी जब तक उन्हें लोहे की जानकारी नहीं हुई, लेकिन जब जीवन में स्थिरता आई, और स्थिरता भी कब आई? हल से खेती करने की प्रणाली जब से जम गई, लोहे का जब से व्यापक प्रयोग, लोहे का प्रयोग जब से शुरू हो गया, तब से लोगों के जीवन में स्थिरता आ गई, ठीक है। लड़ाकू टोली स्थायी, ठीक है ना। मतलब मौर्य पूर्व काल में ग्रामणी भी अपना रूप बदलकर गांव का मुखिया हो गया। मौर्य से पहले की बात है, जो ग्रामणी होता था, कबायली लड़ाकू टोली का नेता होता था, वो गांव का मुखिया बन गया है। गांव का मुखिया विभिन्न नामों से पुकारा जाता था, ये भी बात ध्यान रखना है। उनके क्या क्या नाम होते थे? जैसे एक होता है ग्राम भोजक, गांव के मुखिया के विभिन्न नाम, ग्रामणी, ग्रामिक। ग्रामणी जो देखेंगे वो श्रीलंका में आज भी चलता है। आज भी अगर आप श्रीलंका में देखना चाहते हैं तो आज भी आप श्रीलंका में ये ग्रामणी जैसा शब्द आप देख सकते हैं, ठीक है। कहा जाता है कि बिंबिसार ने 86,000 ग्रामिकों को आहूत किया। आहूत मतलब, ठीक है, आहूत मतलब होता है भाई आमंत्रित किया इसने, ठीक है। सर करंट अफेयर्स चूड़ा कर्म, चूड़ा कर्म क्या था? तो चूड़ा कर्म का मतलब है 3 साल की उम्र में बच्चे का मुंडन। देखो सबसे पहले आता था गर्भ धारण करना, ठीक है, सबसे पहले आता था
गर्भाधान, गर्भ धारण करना। उसके बाद आता था पुंसवन। पुंसवन, पुंसवन मतलब क्या है? पुत्र प्राप्ति के लिए मंत्र उच्चारण। संस्कार की नींव रखना। दूसरा संस्कार ये है। तीसरे संस्कार की बात करें, सीमांत उन्नयन। सीमांत उन्नयन क्या था भाई? गर्भ की रक्षा के लिए तीसरे महीने से 8वें महीने के बीच संस्कार किया जाना। जात कर्म चौथा था। जात कर्म, यही क्रम भी है इसका। जात कर्म क्या है? जात कर्म होता था जन्म के बाद, नहीं जन्म के बाद, ठीक है। जात कर्म होता था जन्म के बाद, ठीक है। फिर आता है नामकरण। नामकरण, नामकरण क्या है? बालक के जन्म के 11वें दिन नामकरण होता था, ठीक है। बालक के जन्म के 11वें दिन होता था क्या? नामकरण, 11वां दिन। एक होता था फिर निष्क्रमण। निष्क्रमण, निष्क्रमण क्या था? बच्चे को जन्म के चौथे सप्ताह में पहली बार बाहर निकाला जाता था, ठीक है। फिर अन्नप्राशन होता था। अन्नप्राशन होता था, फिर हमें बच्चों को खिलाया जाता है। हाँ, 6ठा महीना में खाना खिलाया जाता था उसको, ठीक है। फिर होता था कर्णवेधन। कर्णवेधन, कर्णवेधन क्या था? फिर कर्णवेधन, कान छेदा जाता था। कौन से महीना? वो भी 6वां से 8वां महीना में, सॉरी 6वां 7वां महीना में, 6वें से 7वें महीने में, ठीक है, ठीक है। अब आता है चूड़ा कर्म। अभी चूड़ा कर्म तो हमने बता दिया, चूड़ा कर्म क्या था, है ना। चूड़ी पहनने का समय होता था ना, है नहीं मुंडन होता था। बच्चों का मुंडन, हाँ, बच्चे का मुंडन होता था, ठीक है। फिर आता था विद्या आरंभ। विद्या आरंभ आता था। यदि को भी होगा तो विद्या आरंभ है, पढ़ाई वढ़ाई शुरू होगी कितना साल में? ठीक है। उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार होता है जनेऊ धारण। जी, चलिए ठीक है, उपनयन संस्कार हो गया। अब आएगा वेदारंभ संस्कार। उपनयन हो गया, वेदारंभ हो गया, वेदारंभ संस्कार हो गया। ये क्या है? गुरु के अधीन वेद का अध्ययन करना, है ना। स्कूल अपना गुरुकुल जाते थे। फिर आता है केशांत। केशांत करना। पहली बार 16 साल की उम्र में दाढ़ी और मूछ बनवाना, ठीक है। केशांत था वो। अच्छा, केशांत हो गया है, क्या केशांत हो गया। अब बचा समावर्तन। समावर्तन क्या है फिर? लौटना है समावर्तन संस्कार, गुरुकुल से। हाँ। फिर आएगा विवाह, फिर आएगा अंत्येष्टि, है ना। विवाह के बाद अंत्येष्टि। विवाह जो होते थे ना उस समय, तो ग्राम संख्या कहावती हो सकती है, लेकिन इससे प्रकट होता है कि ग्राम प्रधान का बड़ा महत्व था। उसका राजा के साथ सीधा संबंध रहता था। ग्राम प्रधान का सीधा संबंध होता था राजा से, याद रखना। ग्रामवासियों पर कर निर्धारित करता था। कौन? ग्राम प्रधान ग्रामवासियों पर कर निर्धारित करता था और वसूलता भी था। अपने इलाके में शांति सुव्यवस्था भी बनाए रखता था। कभी कभी अत्याचारी ग्राम प्रधान को गांव के लोग दंड भी देते थे। सेना और कराधान। राज्य की शक्ति में वास्तविक वृद्धि का संकेत इस बात से मिलता था कि उसकी पेशेवर या वैतनिक सेना कितनी बड़ी है। वास्तविक वृद्धि, किसी की शक्ति में वास्तविक वृद्धि है, कैसे पता चलेगा कि उसकी वैतनिक सेना कितनी है, ठीक है। सिकंदर के आक्रमण समय मगध के नंदवंशी राजा के पास 20,000 घुड़सवार सैनिक, 2 लाख पैदल, 2,000
2000 घोड़े वाले रथ, लगभग 6000 हाथी थे। अश्वचालित रथ का महत्व उत्तरी पूर्वी ही नहीं, उत्तर पश्चिमी भारत में भी घटता जा रहा था, जहाँ की उसका प्रचलन वैदिक जनों ने किया भी था। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में वैदिक जनों ने ही घोड़े की प्रथा का शुरुआत किया था ना, अश्वचालित रथों का प्रयोग शुरू किया था। लेकिन उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ही क्या हुआ, इसका प्रचलन समाप्त होता दिख रहा था। ठीक है, चलिए। पश्चिमोत्तर भारत के शासक लोग बहुत कम हाथी रखते थे, जबकि उनमें से बहुतों के पास उतने घोड़े थे जितने मगध नरेश के पास। भारी संख्या में हाथी रहने से ही मगध के राजा अधिक शक्तिशाली माने जाते थे। भारी स्थायी सेना का भरण पोषण राज्य कोष में से करना होता था। हमें ज्ञात है कि नंद राजाओं के पास अपार संपत्ति थी और इसी के बल पर वे सेना का भरण पोषण करने में समर्थ थे, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि किन किन विशेष उपायों से वे इतना कर संचय कर पाते थे। राजकोष प्रणाली ठोस नींव पर खड़ी होती थी, याद रखना। योद्धा और पुरोहित अर्थात क्षत्रिय और ब्राह्मण करों से मुक्त थे, ये दो जातियां मुक्त थीं। कर का सारा बोझ किस पर था? किसानों पर था, जिनमें अधिकतर वैश्य या गृहपति थे। वैदिक काल में कबीले के लोग अपने अपने सरदार को स्वेच्छापूर्वक बलि अर्पित करते थे। वैदिक काल में बात रही कि उस समय जो लोग थे वो क्या करते थे, सरदार को स्वेच्छापूर्वक अपनी इच्छा से बलि दिया करते थे, बलि अर्पित करते थे। बलि का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? नजराना से। ठीक है, बलि एक नजराना टाइप का है, पर बुद्ध के युग में आकर वह किसानों द्वारा अनिवार्य रूप से देय हो गई। वैदिक काल में जो एक नजराना के रूप में दिया जाता था, स्वेच्छापूर्वक अपने सरदार को दिया जाता था, वही बलि बुद्ध के समय में आते आते क्या हो गया, नियमित बना दिया गया, है ना, जरूरी बना दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया उसे, मतलब एक टैक्स के रूप में उसको लागू किया गया। और जब टैक्स के रूप में लागू किया गया है तो टैक्स क्या होता है भाई, नियमित तो टैक्स होता है ना, नियमित होता है टैक्स, ठीक है ना, ध्यान रखना। उसकी वसूली के लिए अधिकारी भी होते थे, अधिकारी नियुक्त थे जिसको बोलते थे बलि साधक। बलि साधक, ध्यान रखना, जान पड़ता है कि राजा किसानों से उनकी उपज का छठा भाग, उपज का छठा भाग 1/6 हिस्सा जो था वो टैक्स के रूप में लेता था। करों का निर्धारण और वसूली गांव के मुखिया की सहायता से राजा के कर्मचारी करते थे। करों का निर्धारण और वसूली कौन करता था? गांव के मुखिया की सहायता से होता था, याद रखना, राजा के कर्मचारी करते थे, बलि साधक हुए। लेखन के प्रचलन से कर निर्धारण, कर संग्रह में सुविधा हुई होगी। आहत मुद्राओं की अनेकानेक निधियों के मिलने से प्रकट होता है कि भुगतान नगद और जिन्स मतलब हमने उस दिन बताया था वस्तु, दोनों रूपों में होता था। तो ये भी याद रखने की जरूरत है। इस समय जो टैक्स सिस्टम था, जो कर प्रणाली थी, वो कैसी थी? सिर्फ नगद जैसी नहीं थी, नगद रूप में नहीं थी, बल्कि वो नगद भी थी और वस्तु के रूप में भी थी। ठीक है, मतलब आपके पास जैसी सुविधा आपको लगे आप उस रूप में अपना टैक्स भर सकते थे। ठीक है, ध्यान रखना है। पूर्वोत्तर भारत में कर धान के रूप में चुकाया जाता था। पूर्वोत्तर भारत में धान कर जो है धान के रूप में चुकाया जाता। इन करों के अलावा किसानों को राजा के काम में बेगार देना, मतलब फ्री में काम खटना पड़ता था, बेगार करना पड़ता था। जातक कथाओं में आया है कि कर के दुर्वह भार से बचने के लिए किसान राज्य छोड़ देते थे। इसका क्या मतलब है कि भाई टैक्स ना देना पड़े हमको, है ना, टैक्स ना देना पड़े, बेहतर है ये राज्य हमें छोड़ देना चाहिए। शिल्पियों और व्यापारियों से भी कर वसूला जाता था। शिल्पियों से महीने में 1 दिन राजा के लिए काम कराया जाता था, ये याद रखना, 1 दिन महीने भर में। व्यापारियों से क्या होता था, उनके माल की बिक्री पर चुंगी वसूली जाती थी। शिल्पी से महीने में 1 दिन काम ले लिया जाता था, लेकिन जो व्यापारी लोग थे उनका क्या होता था, उनके माल की बिक्री पर चुंगी लगती थी। और जो चुंगी वसूलने वाला अधिकारी था उसको बोलते थे शुल्काध्यक्ष या शौल्क। ठीक है, प्रादेशिक या जनपदीय राज्यों की स्थापना ने पहले की सभा और समिति को समाप्त कर दिया। सभा और समिति की स्थापना के पीछे जिम्मेदार क्या रहा है? प्रादेशिक या जनपदीय राज्यों की स्थापना। मतलब प्रादेशिक या जनपदीय राज्यों की स्थापना नहीं हुई होती तो सभा समिति रहती है ना, लेकिन प्रादेशिक या जनपदीय राज्य की स्थापना कर दी गई तो सभा और समिति को समाप्त कर दिया गया। नहीं बोलना है कि सभा समिति जो है वो कौन है भाई, सभा समिति कौन है? सर प्रजापति की 2 पुत्रियों। प्रजापति की 2 पुत्रियों को बताया गया है सर, अथर्ववेद में। ठीक है,
सभा समिति को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इस तरह की जनसभाएं उत्तर वैदिक काल में ही लुप्त हो गई थी। चूंकि ये सभा समितियां कबायली संगठन थी, ये सभा समितियां कैसी थी, एक कबायली संगठन हुआ करती थी। इसलिए ज्यों ज्यों कबीले विघटित होकर वर्ण में लीन होते और अपनी पहचान खोते गए, त्यों त्यों उक्त संगठन भी शिथिल होते होते लुप्त हो गए। ठीक है ना। कबीलों का स्थान वर्णमूलक और जातिमूलक समुदायों ने लिया। कबीलों का स्थान वर्णमूलक और जाति मूलक समुदायों ने लिया। इसलिए धर्मशास्त्रकारों ने जातीय नियमों और कुलाचारों को समुचित महत्व दिया। ठीक है ना। फिर भी ये नियम सामाजिक विषयों तक ही सीमित रहे। अब जो जनसभाएं थी वो ऐसे छोटे छोटे राज्यों में ही सफल हो सकती थी जहां कबीले के सभी सदस्य आसानी से जुटाए जा सकते हों, जैसा कि वैदिक काल में संभव रहा होगा। ठीक है, जो कबीले थे ना, जनसभाएं जो होती थी उनको कहाँ पर जुटाना आसान है। कोसल और मगध जैसे बड़े बड़े राज्यों के उदित होने के बाद ऐसी बड़ी जनसभाएं आयोजित करना संभव नहीं था जिनमें विभिन्न सामाजिक वर्गों की, साम्राज्य से विभिन्न भागों के लोग जुट सकें। चलिए, महज आवागमन की कठिनाई ही इतनी थी कि नियमित बैठकें भी नहीं की जा सकती थी। और ये भी नहीं है कि उस समय कोई घोड़ा गाड़ी चल रही थी, बस, ट्रक, रेल, हवाई जहाज था, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो जनसभाएं आयोजित ना करने के पीछे के मूल कारण रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। फिर पुरानी जनसभाएं कबायली थी, मतलब नए राज्यों में बसे वैदिकेतर कबीलों को उन सभाओं में स्थान नहीं दिया जा सकता था। ठीक है, जो जनसभाएं थी वो कैसी थी, कबायली टाइप की थी पहले वाली। लेकिन अब क्या है कि अब इसमें उनको स्थान भी नहीं दिया जाना है। इस तरह परिवर्तित स्थिति में पुरानी जनसभाओं का टिका रहना असंभव जैसा था। उनकी जगह परिषद नामक एक छोटी सी समिति बनी जिसमें केवल ब्राह्मण ही सदस्य होते थे। ठीक है, तो कबायली जनसभा जो होती थी उसकी जगह पर परिषद एक समिति बनी और इसमें ब्राह्मण ही सदस्य बनते थे, केवल ब्राह्मण सदस्य। इस काल से भी सभाएं तो रही हैं, इस काल में भी सभाएं तो रही, किंतु एक तांत्रिक राज्यों में नहीं, वो शाक्यों, लिच्छवियों आदि के छोटे छोटे गणतांत्रिक राज्यों में चालू रही है ना। जैसे किसी के बारे में कहा जाता है कि वो 5 राजाओं के गुटों का नेतृत्व करता है ना। ये इसमें देखेंगे, ये बुद्ध काल में राज्य और वर्ण समाज देख रहे थे ना, इसमें ये गणतांत्रिक प्रयोग यहाँ से देखेंगे, यहाँ की शासन पद्धति कैसी थी, है ना। गणतांत्रिक शासन पद्धति या तो सिंधु घाटी में रही या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के अंतर्गत हिमालय की तराइयों में रही है। ठीक है, गणतांत्रिक शासन पद्धतियाँ हमको इन्हीं 2 जगहों पर देखने को मिलती है, सिंधु घाटी में या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के अंतर्गत जो हिमालय का तराई क्षेत्र है उन सब में। ठीक है, सिंधु घाटी में पाए गए गणराज्य वैदिक कबीलों के अवशेष रहे होंगे। हो सकता है कुछ गणराज्यों ने एकतांत्रिक राज्यों का स्थान लिया हो। कुछ मामलों में बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग कबायली समानता के पुराने आदर्शों से प्रेरित भी रहे होंगे, जिनमें एकल राजा को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। ठीक है, इसमें एक ये ध्यान रखने की बात है कि सिंधु घाटी में जो पाए गए गणराज्य रहे वो वैदिक कबीलों के अवशेष रहे होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखने की चीज है। गणराज्यों में वास्तविक सत्ता कबायली अल्पतंत्रों के हाथ में होती थी। जो सत्ता होती थी वो किसके हाथ में थी, कबायली अल्पतंत्र के हाथ में। मतलब किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं था, है ना, वो ग्रुप में मिलकर शासन करते थे। बात समझ रहे हैं ना। शाक्यों और लिच्छवियों के गणराज्यों में शासक वर्ग एक ही गोत्र, एक ही वर्ण का होता था। जब को याद रखना चाहिए, एक ही गोत्र और एक ही वर्ण का होता था। वैशाली के लिच्छवियों के सभागार में 7707 राजा प्रतिनिधि बैठते थे, लेकिन ब्राह्मण इसमें शामिल नहीं थे। मौर्योत्तर काल में मालवों और क्षुद्रकों के गणराज्य में क्षत्रियों और ब्राह्मणों तक ही नागरिकता सीमित थी। किसमें देखा जाए, मौर्योत्तर काल में। दासों और मजदूरों को इससे बाहर रखा गया था। पंजाब में व्यास नदी के तटवर्ती एक राज्य के ऐसे ही लोग सदस्य हो सकते थे जो राज्य को कम से कम एक हाथ ही दे सके। सिंधु घाटी में अल्पतांत्रिक राज्य का यह अच्छा उदाहरण है। मतलब पंजाब में व्यास नदी तटवर्ती राज्यों में राज्य के सदस्य वही लोग हो सकते थे जो एक हाथ ही दे सकते थे, है ना।
शाक्यों और लिच्छवियों का प्रशासन तंत्र सरल था। इसमें कौन कौन था? राजा था, उपराजा था, सेनापति था, भांडागारिक जिसको राजकोषाध्यक्ष बोलते हैं, ये होते थे। कहा गया है कि लिच्छवियों के गणराज्यों में एक के ऊपर एक 7 न्यायपीठ होते थे। अच्छा, लिच्छवियों के यहाँ पे न्याय व्यवस्था का जिक्र हुआ है। यहाँ पर 8 प्रकार के न्यायालय की बात बताई गई है। याद है किसी को? तो ध्यान रखना। लिच्छवी गणराज्यों में एक के ऊपर एक 7 न्यायपीठ थे जो एक ही मामले की सुनवाई बारी बारी से 7 बार करते थे। लेकिन ये इतनी अच्छी व्यवस्था है कि इसके होने पर विश्वास करना कठिन है। जो भी हो, बुद्ध के युग में कुछ ऐसे राज्य भी थे जिनका शासन आनुवंशिक राजा नहीं करते थे। कुछ ऐसे भी बुद्ध के समय में कुछ ऐसे भी राज्य थे जहाँ पे वंशानुगत शासन नहीं था, बल्कि जनसभाओं के प्रति उत्तरदायी लोग शासन करते थे। हमने ऐसे भी कुछ राज्यों के बारे में पहले भी बात कर रखे हैं कि यहाँ पर जो शासन चल रहा था वो एक प्रतिनिधि सभा के माध्यम से नियुक्ति की जाती थी राजा की। बुद्ध के समय की बात है ये, है ना? और नोट डाउन भी करवाएं आपको। इस प्रकार प्राचीन गणराज्यों के लोगों का राजनीतिक सत्ता में बराबरी का हिस्सा भले ही ना रहा हो, परंतु भारत में गणतंत्र की परंपरा की प्राचीनता बुद्ध के युग तक हम पाते हैं। गणतंत्र और राजतंत्र के बीच बहुत सी भिन्नताएं थी, है ना? क्या क्या भिन्नताएं थी भाई? राजतंत्र में प्रजा से राजस्व पाने का दावेदार एकमात्र राजा होता था, जबकि गणतंत्र में इसका दावेदार गण भी होता था, गोत्र का प्रत्येक प्रधान भी होता था, है ना? गणतंत्र में कौन दावेदार था? गण या गोत्र का प्रत्येक प्रधान होता था जो राजन कहलाता था। 7707 लिच्छवी राजाओं में हर एक का अलग अलग कोषागार और प्रशासन था। प्रत्येक राजतंत्र की नियमित स्थायी सेना थी। 7707 ये बताए हैं। प्रत्येक राजतंत्र की नियमित स्थायी सेना होती थी, ये बात तो याद रखनी चाहिए हमको, है ना? प्रत्येक राजतंत्र की नियमित स्थायी सेना होती थी। राज्य सीमा के भीतर प्रजा के समूह या समूहों को शस्त्रास्त्र करने की अनुमति नहीं थी। राज्य सीमा के अंदर में, ठीक है? ये बात भी हमें याद रखनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर प्रजा की बात हुई है, ना तो यहाँ पे किसी ब्राह्मण क्षत्रिय की बात हुई है, ना तो किसी यहाँ पे वैश्य शूद्र की बात हुई है, सिर्फ प्रजा की बात हुई है। तो इस बात पर भी हमको ध्यान रखना है, ठीक है ना? लेकिन कबायली अल्पतंत्र में हर राजा अपनी छोटी छोटी सेना अपने सेनापति के अधीन रख सकता था। कबायली जो अल्पतंत्र था उसमें नियम था कि हर जो राजा रहेगा ना, अपनी छोटी छोटी सेना अपने सेनापतियों के अधीन में रख सकता था ताकि वह एक दूसरे का मुकाबला कर सके। राजतंत्र वाले में क्या था? प्रत्येक राजतंत्र मतलब पूरे के पूरे लिच्छवी क्षेत्र की एक स्थायी सेना थी। सबकी अपनी अपनी नहीं थी। 7707 राजा हुआ करते थे, लेकिन सबकी अपनी अपनी सेना नहीं थी, बल्कि पूरे राजतंत्र की एक सेना हुआ करती थी। वहीं पर कबायलियों की अगर बात करेंगे तो उनके यहाँ जो राजा होते थे वो छोटी छोटी सेना सभी सेनापतियों को दे देते थे। राजतंत्र में ब्राह्मणों का बड़ा प्रभाव था, परंतु आरंभिक गणराज्यों में उनका कोई स्थान नहीं था। राजतंत्र में इनका प्रभाव रहा है, लेकिन आरंभिक गणराज्यों में देखा जाए तो ब्राह्मणों का कोई स्थान नहीं था, और ना उन्होंने अपने धर्मशास्त्रों में इस तरह के राज्यों को मान्यता ही दी थी। ठीक है ना? जल्दी से चलिए, ठीक है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अंत में गणराज्य और राजतंत्र के बीच मुख्य अंतर क्या था? गणराज्य और राजतंत्र में क्या अंतर था? गणतंत्र का संचालन अल्पतांत्रिक सभाएं करती थी, ना कि कोई एक व्यक्ति, लेकिन राजतंत्र में यह काम एक ही व्यक्ति करता था। गणतंत्र का जो संचालन था उसमें एक छोटी सी सभा होती थी, वो उसके माध्यम से उसका शासन देखा जाता था। राजतंत्र में भाई एक राजा होता था। गणतंत्र की परंपरा मौर्य काल से कमजोर होने लगी। मौर्य काल से देखा जाए तो गणतंत्रों की जो परंपरा रही है वो कमजोर होने लगी। मौर्य काल में एकतांत्रिक राज्य कहीं अधिक मजबूत और प्रचलित थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। प्राचीन मनीषियों ने राजतंत्र को ही प्रचलित और उत्कृष्ट शासन पद्धति माना था। ये राज्य शासन राजपद सभी को एक समझते थे। चूंकि बुद्ध के युग में राज्य सुप्रतिष्ठित हो चुका था, विद्वान लोग इसके उद्भव पर विचार करने लगे। प्राचीन बौद्ध पाली ग्रंथ दीर्घ निकाय में बताया गया है। पाली ग्रंथ है भाई, बौद्ध ग्रंथ है,
कि पुरातन काल में मनुष्य सुख से रहते थे, ठीक है। धीरे धीरे वे धनवान होते गए और घर बनाकर अपनी स्त्रियों के साथ रहने लगे। तब से धन और स्त्री को लेकर आपस में झगड़े होने लगे। ऐसे झगड़ों को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति को अपना प्रमुख चुन लिया ताकि वह शांति की व्यवस्था करे और लोगों की रक्षा करे, ठीक है ना। इतना बड़ा कथन दीघ निकाय का है। दीघ निकाय जो कि पाली ग्रंथ है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसमें ये चीजें बताई गई, ठीक है। क्योंकि वो सुख से रहते थे, उनके पास पैसे थे, वो पैसे थे तो महल में रहने लग गए, महल में रहने लग गए तो अपनी पत्नी को भी साथ में लाए, गृहस्थ जीवन में भी आ गए। अब गृहस्थ जीवन में आ गए तो महिला भी है, धन भी है, उस धन की और महिला की दोनों की रक्षा करनी है। उन दोनों की रक्षा करने के लिए या उनके आपस में झगड़े ना हों, इन झगड़ों से दूर रहने के लिए उन्होंने एक राजा की नियुक्ति कर दी। जिस राजा की उन्होंने नियुक्ति की वो क्या करता था, उसका काम क्या था, शांति व्यवस्था को बहाल रखना। उस राजा का कर्तव्य था, लोगों की रक्षा करना उस राजा का कर्तव्य माना जाता था, ठीक है। और इस रक्षा के प्रतिफल में उन्होंने अपने प्रमुख को अपने धान्य में से कुछ देते रहने की प्रतिज्ञा भी की। वही प्रमुख राजा कहलाने लगा और इसी प्रकार राज्य का जन्म हुआ है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक वर्गीकरण और विधि व्यवस्था। भारतीय विधि और न्याय व्यवस्था का उद्भव इसी काल में हुआ। पहले कबायली कानून चलते थे जिसमें वर्ग भेद को कोई स्थान नहीं था। मतलब कबायली कानून जब चल रहा था तब वर्ग भेद नहीं था भाई, लेकिन इस काल में आकर कबायली समुदाय स्पष्टतया 4 वर्गों में या वर्णों में बट गया। कब? बुद्ध काल में आते आते, है ना। जब कबायली समाज था तब किसी प्रकार का भेदभाव वर्ग भेद नहीं था, लेकिन बुद्ध काल आते आते क्या हो गया, ये जो कबायली समुदाय था या कबायली समाज था ये स्पष्ट रूप से 4 वर्गों में बंट चुका था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मतलब धर्म सूत्रों में हर वर्ण के लिए अपने अपने कर्तव्य तय कर दिए गए, धर्म सूत्रों में तय किए गए थे। वर्ण भेद के आधार पर ही वर्ग भेद के आधार पर ही व्यवहार विधि सिविल लॉ, दंड विधि क्रिमिनल लॉ तय हुए थे। जो वर्ण जितना ऊंचा था वह उतना पवित्र माना गया। व्यवहार और दंड विधि में उससे उतनी ही उच्च कोटि के नैतिक आचरण की अपेक्षा भी की गई, ठीक है। शूद्रों पर हर प्रकार की अपात्रता लाद दी गई। वे धार्मिक और कानूनी अधिकारों से वंचित किए गए, समाज में सबसे नीचे दर्जे में रखे गए। उन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं रहा। उपनयन संस्कार का अधिकार शूद्रों को नहीं था, ये बात हमको याद रखना। वे यदि ब्राह्मणों और अन्य वर्णों के प्रति अपराध करते थे तो अधिक कठोर दंड भी पाते थे। दूसरी ओर शूद्रों के प्रति किए गए अपराधों का हल्का दंड होता था, ठीक है। दूसरे शूद्रों के प्रति किए गए अपराधों का हल्का दंड होता था। धर्मशास्त्र ये क्या है, इसका मतलब है अगर मान लीजिए किसी शूद्र ने कोई अपराध किया है तो उसके लिए सबसे कठोर दंड उपलब्ध था, लेकिन अगर इन पर किसी प्रकार का किसी दूसरे वर्ग द्वारा अपराध हुआ है तो उस मामले में दंड का जो स्वरूप था वो कैसा था, बहुत हल्का फुल्का था, ठीक है ना। धर्मशास्त्रकारों ने प्रचार किया, चलिए ठीक है। धर्मशास्त्रकारों ने प्रचार किया कि शूद्रों का जन्म सृष्टिकर्ता के चरण से हुआ है, इसलिए उच्च वर्ण वाले विशेषतः ब्राह्मण शूद्र के संपर्क से परहेज करते, उनका छुआ खाना नहीं खाते, उनके साथ वैवाहिक संबंध नहीं करते। शूद्र किसी ऊंचे पद पर रखा नहीं जा सकता था और उससे भी महत्व की बात यह है कि शूद्रों को दास, शिल्पी, कृषि मजदूर के रूप में द्विजों की सेवा करने को कहा गया। यहाँ पे द्विज शब्द का प्रयोग क्या बता रहा है, हमने आपको बताया है द्विज का मतलब होता है श्रेष्ठ, कुलीन, ज्ञानी होगा सर, कुलीन है, ठीक है। तो द्विज मतलब याद रखना, ये प्रश्न पूछा गया है, पेपर में भी आया हुआ है। इस विषय में जैन और बौद्ध संप्रदायों ने भी उनकी स्थिति नहीं सुधारी, ये बात भी याद रखना। उन्हें नए धार्मिक संघ में प्रवेश की अनुमति भले ही दे दी गई, लेकिन नए धार्मिक संघ में प्रवेश की अनुमति भले ही दे दी गई, उनका सामान्य स्थान नीचे के नीचे ही रह गया था।
कहा गया है कि गौतम बुद्ध ब्राह्मणों की सभा में गए, क्षत्रियों की सभा में गए, गृहपतियों की भी सभा में गए, लेकिन शूद्रों की सभा में उनके जाने का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। दीवानी और फौजदारी मामले राजा के प्रतिनिधि देखते थे, जो झटपट कठोर दंड दे देते थे, जैसे कोड़ा लगाना होता है, सिर काट लेना, जीभ खींच लेना, ये सब। बहुधा फौजदारी मामलों में दंड का विधान बदले की भावना से प्रेरित होता था। ज़्यादातर जो फौजदारी मामले होते थे उसमें जो दंड का विधान था वो कैसा था? बदले की भावना से प्रेरित था। मतलब आंख फोड़ने वाले की आंख निकाल ली जाती थी और दांत तोड़ने वाले के दांत। बात समझे? ये आपसे स्टेटमेंट, असर्शन या कथन और कारण के रूप में प्रश्न भी हो सकता है कि ज़्यादातर फौजदारी मामलों में दंड का विधान बदले की भावना से प्रेरित था। कारण दे दिया जाए, इस समय आंख फोड़ने वाले की आंख निकाल ली जाती थी और दांत तोड़ने वाले के दांत निकाल लिए जाते थे। तो मतलब कथन और कारण भी सही है, कारण कथन की व्याख्या भी करता है। बात क्लियर है? ब्राह्मणों के विधि ग्रंथों में नियम बनाते समय विभिन्न वर्णों की सामाजिक स्थिति का ध्यान तो रखा ही गया। उन वैदिकोत्तर कबायली समूह के रीति रिवाजों को भी अनदेखा न किया गया, जो वर्णाश्रित ब्राह्मणिक समाज में घुल मिल गए थे, जिनकी संख्या विजय अभियानों के फलस्वरूप बढ़ती जा रही थी। इनमें से कुछ देसी कबायलियों की सामाजिक उद्भव कथाएं गढ़ ली गईं और उन्हें अपने ही नियमों से शासित होने की छूट दे दी गई। बुद्ध का युग कई कारणों से महत्वपूर्ण रहा है। इसी काल में प्राचीन भारतीय राजतंत्र, अर्थतंत्र, समाज का अपना वास्तविक स्वरूप निखर के सामने आया। बुद्ध काल में ये सारी चीजें हुई हैं। कछारी इलाकों में देखा जाए, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में, तो लोहे के औजारों ने से होने वाली खेती के फलस्वरूप उन्नत अन्न उत्पादक अर्थतंत्र का जन्म हुआ। ये इसी समय में हुआ है। किसानों से कर वसूलना संभव हुआ क्योंकि उत्पादन हो ही रहा है, और कर और बलि मतलब नजराना की नियमित वसूली के आधार पर बड़े बड़े राज्य स्थापित हो सके हैं। किसके आधार पे? कर और बलि की नियमित वसूली के आधार पे। इस प्रणाली को बनाए रखने के लिए वर्ण व्यवस्था रची गई। हर एक वर्ण का कर्तव्य स्पष्ट रीति से निर्धारित कर दिया गया। ठीक है। इस व्यवस्था के अनुसार शासकों योद्धाओं को क्षत्रिय कहा गया, पुरोहितों शिक्षकों को ब्राह्मण कहा गया, किसानों करदाताओं को वैश्य कहा गया, श्रमिकों के रूप में तीन वर्णों की सेवा करने वाले को शूद्र कहा गया। आपका समाप्त। ठीक है। इसमें देखिए प्रश्न दिए गए हैं कुछ। NBPW क्या है? NBPW फेज, उत्तरी काला पालिशदार मृदभांड युग क्या है? पंचमार्ग या आहत मुद्राएं क्या होती हैं? ग्रामिक क्या है? गृहपति क्या है? महामात्र क्या है? बलिसाधक क्या है? ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? इस काल के प्रौद्योगिक और आर्थिक विकासों का वर्णन करें। इन विकासों से भारतीय समाज में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का उल्लेख करें। ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है।